तो हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट अकेडमी। तो दोस्तों, मेरा नाम आकाश और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये वीडियो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए है। क्योंकि मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि क्लास 10th साइंस का जो पेपर है वो 4 अप्रैल को है। अब बहुत ही ज़्यादा निकट समय चल रहा है। इसके विपक्ष में हम लोगों को ऐसी तैयारी करनी है, हम लोगों को ऐसे क्वेश्चन करना है कि जो कि सीधा बोर्ड एग्जाम में आप लोगों को हिट करें और अच्छा से अच्छा मार्क्स आप अचीव कर पाएँ। इस वीडियो में मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, मेरे पास ये पेपर है 2020 का। ठीक है, 2020 का पेपर है। ये भी देख सकते हैं आप, 2020 का ही पेपर है। ये भी आप देख सकते हैं 2017 का पेपर है। ठीक है, अलग अलग पेपर हमारे पास है। तो इसी के तीनों से मर्ज करके हमने क्वेश्चन, जितने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के पूछे गए हैं 2020 में, जो कि 2021 में तो एग्जाम हुआ नहीं आप लोगों का, 2022 में हो रहा है। तो उसमें जितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। जैसा कि मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पे जितना न्यूमेरिकल था, हमने न्यूमेरिकल एक ही वीडियो में कंप्लीट करा दिया। 2020 में जितना न्यूमेरिकल पूछा गया था। ठीक है, अब हम कराने वाले हैं आप लोगों का सब्जेक्टिव क्वेश्चन। जैसे कि ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन 4 नंबर का कवर करने वाले हैं। देखिए, इसी में से पूरा का पूरा सब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाला हूँ। पूरा का पूरा नंबर आप लोगों को मिलेगा। जैसे 4 नंबर का है कि श्वेत प्रकाश का प्रिज्म द्वारा वर्ण विक्षेपण की घटना को चित्र द्वारा समझाइए और किस रंग की किरण सबसे अधिक विचलित होती है। 4 नंबर के लिए प्रश्न पूछा जाता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट यह प्रश्न है। चलिए इसका उत्तर देखते हैं हम लोग। देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थी, उत्तर इसका है कि एक किरण आरेख द्वारा प्रिज्म से श्वेत प्रकाश के विक्षेपण को समझाइए। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिए, पहले आपको फिगर बना लेना है। देखिए, जब भी श्वेत प्रकाश की किरण किसी प्रिज्म से होकर जाती है तो देखिए यहाँ पे वो कितने रंगों में विभक्त हो जाती है? 7 रंगों में। लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला और आसमानी और बैगनी, 7 रंगों में क्या होती है? विभक्त हो जाती है। ठीक है, और यहाँ से आपको बना लेना है। यहाँ पे अविलंब और श्वेत प्रकाश की किरण के बीच जो कोण बनता है तो उसे बोलते हैं आपतन कोण। ठीक है, और यहाँ पे जो सीधे निकल जा रहा है इसे बोलते हैं यहाँ पे विचलन कोण। ठीक है, ये आपका क्रांति कोण होता है। जो ये क्या होता है? क्रांति कोण। तो पहले आपको फिगर बना लेना है। इसके बाद फिगर बनाने के बाद पूरा देखिए इसी प्रकार सेम फिगर आपको बनाना है। तब हेडिंग आपको डालना है वर्ण विक्षेपण। हेडिंग क्या डालना है? वर्ण विक्षेपण हेडिंग डालना है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा IMP मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आपने देखा है, वेरी वेरी मोस्ट IMP प्रश्न है यह। चलिए, वर्ण विक्षेपण में लिखेंगे कि यदि हमें एक पतले छिद्र से आते हुए श्वेत प्रकाश, जैसे सूर्य का प्रकाश कहा गया है, को एक कांच के प्रिज्म से गुजारे तो श्वेत प्रकाश के अपने अवयवी रंगों में विभाजित होने की प्रक्रिया प्रकाश वर्ण विक्षेपण कहलाती है। ठीक है, जब सूर्य के प्रकाश की कोई किरण किसी प्रिज्म में से गुजरती है तो यह प्रिज्म के आधार की ओर झुकने के साथ साथ विभिन्न रंगों में विभाजित हो जाती है। इस प्रकार उत्पन्न विभिन्न रंगों के प्रकाश के समूह को वर्णक्रम स्पेक्ट्रम कहते हैं। ठीक है, इसके आगे लिखना है आप लोगों को कि इस वर्णक्रम में विभिन्न रंगों का क्रम प्रिज्म के आधार की ओर से क्रमशः बैगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी व लाल होता है। इससे ज्ञात होता है कि सूर्य का प्रकाश जो है विभिन्न रंगों के प्रकाश से मिलकर बना है। प्रिज्म इन रंगों के प्रकाश को अलग अलग कर देता है क्योंकि प्रिज्म का जो अपवर्तनांक है वह भिन्न भिन्न रंगों के प्रकाश के लिए अलग अलग होता है। अतः सूर्य के प्रकाश के वर्णक्रम में विभिन्न वर्ण दिखाई देते हैं। इस प्रयोग से सिद्ध होता है कि सूर्य का प्रकाश विभिन्न रंगों के प्रकाश का सम्मिश्रण है। ठीक है, देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बोला कि किस प्रकाश का सबसे अधिक अपवर्तनांक होता है। ठीक है, तो देखिए सबसे अधिक बैगनी रंग का विचलन हो रहा है, सबसे कम लाल रंग का हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे उत्तर में आप लिख लीजिएगा सबसे अधिक किन रंगों का विचलन हो रहा है? बैगनी रंग का। सबसे कम किस रंग का हो रहा है? लाल रंग का हो रहा है। तो देखिए, आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आई होप पूरा अच्छे तरीके से आप इसको नोट करके और याद करके बोर्ड एग्जाम में पहुँचेंगे। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगला जो प्रश्न है वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। चलिए उसको देख लेते हैं। आनुवंशिकता से आप क्या समझते हैं? इसके जन्मदाता कौन थे? इसकी विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है क्वेश्चन, इसको करने वाले हम लोग कि आनुवंशिकता से आप क्या समझते हैं, इसके जन्मदाता कौन थे और इसकी विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इसको पहले इन क्वेश्चन को देखते हैं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यकीनन कीजिए बहुत ही अच्छा स्कोर करके आपके आने वाले हैं। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में। चलिए देखिए, कह रहा है कि आनुवंशिकता से आप क्या समझते हैं, इसके जन्मदाता कौन थे, इसकी विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे यहाँ पे आनुवंशिकता या वंशागति। पहली हेडिंग हमारी यही रहेगी, आनुवंशिकता या वंशागति। और इसमें लिखेंगे कि वे लक्षण जो जनक से संतानों में पीढ़ी दर पीढ़ी पहुँचते हैं आनुवंशिक लक्षण कहलाते हैं। इन लक्षणों की जो वंशागति को आनुवंशिकता कहते हैं। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत आनुवंशिक लक्षणों के
माता पिता से संतान में पीढ़ी दर पीढ़ी पहुँचने की विधियां तथा आनुवंशिक लक्षणों की उपस्थिति एवं विभिन्नताओं के कारणों का अध्ययन किया जाता है, क्या कहलाता है? आनुवंशिकीय कहलाता है। क्या कहलाता है? आनुवंशिकी कहलाता है। और ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवंशिकता का जनक कहते हैं। किनको? ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवंशिकता का जनक कहते हैं। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था, जल्दी से आप इसको नोट करके और याद करके ही बोर्ड एग्जाम में आप पहुंचिएगा। ठीक है, किसी के मत पे। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आप लोगों का है 11, वातोत्सर्जन किसे कहते हैं? इसके महत्व को चित्र की सहायता से स्पष्ट कीजिए। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट एक क्वेश्चन होता है, आप लोगों को 4 नंबर के लिए पूछा गया है। चलिए इस क्वेश्चन को देते हैं, वातोत्सर्जन किसे कहते हैं और इसके महत्व को चित्र के सहायता से हमको स्पष्ट करना है। चलिए हेडिंग आपको डाला मतलब प्रश्न आपका, वातोत्सर्जन की परिभाषा लिखिए तथा उसके प्रभावित करने वाले केवल 4 कारणों का उल्लेख कीजिए। ठीक है, 4 कारकों को बताना है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको तैयार करके आपको जाना मेरे प्यारे विद्यार्थियों। क्या है? पहले हेडिंग डालेंगे आप वातोत्सर्जन। हेडिंग डालने के बाद लिखेंगे यहाँ पे कि पादपों के वायवीय भागों से वाष्प के रूप में होने वाली जलहानि को वातोत्सर्जन कहते हैं। वातोत्सर्जन को प्रभावित करने वाले जो वातावरणीय कारक हैं वो निम्न है। कौन कौन? तो पहला जो है वो है आपका वायुमंडलीय आर्द्रता। पहला क्या है? वायुमंडलीय आर्द्रता। कह रहा है कि वायु की आर्द्रता बढ़ने से जो वाष्पोत्सर्जन की दर होती है वो कम हो जाती है और आर्द्रता घटने से वाष्पोत्सर्जन की जो दर है वह बढ़ जाती है। ठीक है, पहली पॉइंट तो ये हो गया वायुमंडलीय आर्द्रता। दूसरा है वायु की गति। देखिए कह रहा है कि इसकी गति जितनी अधिक होगी तो वाष्पोत्सर्जन की दर भी उतनी क्या होगी? अधिक होगी। लेकिन तेज हवा चलने पर पर्णरंध्र बंद हो जाते हैं और वाष्पोत्सर्जन की दर कम हो जाती है। जब जो पौधा होता है, पौधा का खुला हुआ भाग जो रंध्र होता है, ज़्यादा तेज हवा चलेगा तो बंद हो जाएगा, तब बंद हो जाएगा तो उससे वाष्पोत्सर्जन हो ही नहीं पाएगा। ठीक है, तो ये कह रहा है कि वायु की गति तो वाष्पोत्सर्जन के लिए बहुत अच्छी है। जैसे जैसे हवा तेज होगी तो वाष्पोत्सर्जन की दर बढ़ेगी, लेकिन ज़्यादा तेज हो जाएगी तो जो उसके रंध्र होते हैं, छिद्र होते हैं, पर्णरंध्र, वो बंद हो जाएंगे तो वाष्पोत्सर्जन बिल्कुल बंद हो जाता है। ठीक है, चलिए तीसरा है तापमान। कह रहा है कि वायुमंडलीय ताप में वृद्धि होने के कारण जो वायु की आर्द्रता होती है कम हो जाती है। जब वायु की आर्द्रता कम होगी तो 100% वाष्पोत्सर्जन की दर क्या होगी? बढ़ जाएगी। और तापमान कम होने पर वाष्पोत्सर्जन की दर क्या हो जाती है? कम हो जाती है। ठीक है, चलिए आगे हम देखेंगे चौथा, उसमें प्रकाश तीव्रता। क्या है? प्रकाश तीव्रता। प्रकाश तीव्रता क्या है कि प्रकाश की तीव्रता में वृद्धि के साथ तापमान में वृद्धि और वायुमंडलीय आर्द्रता कम हो जाती है, जिससे वाष्पोत्सर्जन की दर क्या होती है? बढ़ जाती है। ठीक है, जिससे वाष्पोत्सर्जन की दर क्या होती है? बढ़ जाती है। तो देखिए 4 कारक हमको पूछा था, चारों कारक हमने बता दिया आप लोगों को वाष्पोत्सर्जन क्या होता है और उसको प्रभावित करने वाले केवल 4 कारक पूछा था, 4 हमने आप लोगों को बता दिया। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। ये क्वेश्चन अगर आप तैयार कर लेते हैं 100% गारंटी देता हूँ कोई आपको फेल नहीं कर सकता। बहुत ही अच्छा मार्क्स आप लेकर आने वाले हैं 2022 बोर्ड एग्जाम में। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्या प्रश्न है अगला कि ये वाला प्रश्न देखिए, दंत क्षरण से क्या समझते हैं? स्पष्ट कीजिए। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, दंत क्षरण से आप क्या समझते हैं? स्पष्ट करना है। तो देखिए उत्तर लिखेंगे यहाँ पे, प्रश्न देखिए नोट कीजिए जल्दी से कि दंत क्षरण से आप क्या समझते हैं? स्पष्ट कीजिए। लिखेंगे कि दंत क्षरण में इनेमल व डेंटाइन का मृदुकरण होने लगता है। इसमें जीवाणुओं द्वारा शर्करा से अम्लों का निर्माण होता है, जिससे इनेमल का क्षरण होता है। यहाँ दांतों में फंसे भोजन के कड़ों पर कीटाणुओं के समूह चिपक कर दंत प्लेक का निर्माण करते हैं और दांतों में ब्रश करने से यह प्लेक जो है अम्ल उत्पन्न होने से पहले ही हटा दिया जाता है और सूक्ष्म जीवों के मसूड़ों में पहुँचने के कारण सूजन व संक्रमण उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक है, देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न आप लोगों का क्या है कि दंत क्षरण से आप क्या समझते हैं? ये इतना ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है कि 2022 बोर्ड एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है, तो इसको पूरा का पूरा तैयार कर लीजिएगा। अभी देख ही रहे हैं ना 2020 के पेपर में पूरा का पूरा आप लोगों के पेपर दिया हुआ है, पूरा का पूरा अच्छे से मैं सॉल्यूशन आप लोगों को करा रहा हूँ। इससे बाहर प्रश्न नहीं जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। बहुत अच्छे से जितना हो सक रहा है मैं पूरा तरीके से आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आपका कोई भी नंबर कटे ना, पूरा का पूरा नंबर आप लेकर आएँ। देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थी, प्रश्न देखने वाले हैं, निस्तापन तथा वर्जन में क्या अंतर है? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, निस्तापन तथा वर्जन में अंतर।
तो आइए देखते हैं निस्तापन तथा वर्जन में अंतर। वेरी वेरी छोटा सा टॉपिक है और यहाँ से आप लोगों को नंबर मिल जाएगा 2 नंबर। क्या है कि निस्तापन एवं वर्जन को उदाहरण द्वारा समझाइए। सभी क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ ऑलरेडी आप लोगों को भी, लेकिन आप लोगों को मैं दिखा करा दे रहा हूँ ताकि आपको विश्वास हो जाए कि हाँ सही में क्वेश्चन करा रहा हूँ। ठीक है, देखिए वर्जन क्या होता है कि सांद्रित अयस्क को वायु की नियंत्रित मात्रा की उपस्थिति में गलनांक से नीचे परंतु उच्च ताप पर गर्म करके ऑक्साइड में परिवर्तन करने की क्रिया ही क्या कहलाती है, भर्जन कहलाती है। क्या करा है कि सांद्रित अयस्क को वायु की नियंत्रित मात्रा में मतलब उनकी उपस्थिति में गलनांक से नीचे परंतु उच्च ताप पर गर्म करके ऑक्साइड में परिवर्तन करने की क्रिया ही क्या कहलाती है, भर्जन कहलाती है। उदाहरण आप इसको नोट कर सकते हैं। ठीक है, जल्दी से आप इसको उदाहरण नोट कीजिए। और इसके बाद देखिए क्या है कि निस्तापन किसे कहते हैं। तो कह रहा है कि सांद्रित अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में उसके गलनांक के नीचे उच्च ताप पर गर्म करके ऑक्साइड में परिवर्तित करने की जो प्रक्रम है वो कहलाता है निस्तापन कहलाता है। क्या कहलाता है, निस्तापन। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप इस क्वेश्चन को नोट करके और किसी कीमत पे आप 2022 बोर्ड एग्जाम में पहुंचिएगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और आई होप आप इसे नोट कर लिए होंगे और याद भी कर लेंगे। ठीक है, मेरे कहने से साइंस में कोई फेल नहीं करेगा, बहुत ही अच्छा मार्क्स आप लेकर आएंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों। हाँ, हालांकि क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे तरीके से याद हो जाने चाहिए। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या है यहाँ पे कि पूर्णरूप भवन का क्या तात्पर्य है। पूर्णरूप भवन को एक उदाहरण द्वारा समझाइए। ठीक है, पूर्णरूप भवन बताना वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट ये टॉपिक है। तो देखिए इसका लिखेंगे प्रश्न, जल्दी से आप इसको नोट कीजिए कि पूर्णरूप भवन का क्या तात्पर्य है, उदाहरण सहित आपको समझाना है। ठीक है, छोटा टॉपिक है मेरे प्यारे विद्यार्थी, यहाँ से पूरा का पूरा नंबर आपको मिल जाएगा। हेडिंग डालिए पूर्णरूप भवन। क्या होता है कि स्पंज, हाइड्रा आदि जीवों को 2 या 2 से अधिक भागों में काटने पर प्रत्येक भाग अपनी कमियों को पूरा करके एक पूर्ण जीव बना लेता है। इसी प्रकार केचुआ, सितारा, मछली आदि भी शरीर का अधिकांश भाग दोबारा बना लेते हैं। पूर्णरूप भवन के गुण के कारण हाइड्रा की 1 से अधिक जातियों के से कटे हुए शरीर आपस में जोड़े जा सकते हैं और इस क्रिया को हम कहते हैं रोपण। पूर्णरूप भवन का मतलब होता है कि कोई भी जैसे हाइड्रा हुआ और प्लेनेरिया, ऐसे छोटे छोटे जीव हैं कि उनको 1000 टुकड़ों में अगर छोटा छोटा टुकड़ों में भी काट देंगे ना तो अलग अलग टुकड़ा भी पुनः अपना जीव धारण कर लेगा। ठीक है, तीसरी उसको कहते हैं पूर्णरूप भवन कहते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। क्वेश्चन किसी कीमत पे आप लोगों को याद हो जाना चाहिए। देख रहे हैं ना, सभी प्रश्न पूछे गए हैं और प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं और क्वेश्चन बनना तय है। बस आप अच्छे से ईमानदारी से उन क्वेश्चनों को याद करके पहुंचिए बोर्ड एग्जाम में, बहुत ही अच्छा मार्क्स लेकर आएंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों। चलिए क्वेश्चन आपने नोट कर लिया। चलिए अगला प्रश्न नोट कीजिए यहाँ से। इस प्रश्न को वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, जल्दी से इस प्रश्न को याद कर लीजिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि धोने के सोडा एवं विरंजक चूड़ के दो प्रमुख उपयोग बताइए। ठीक है, धोने के सोडा एवं विरंजक चूड़ के 2 प्रमुख उपयोग बताना है। सबसे पहले हेडिंग आप डालेंगे धोने के सोडे का उपयोग, लिखेंगे, याद रट जाइए इन प्रश्नों को। ठीक है, रट जाइएगा। धोने के सोडे का उपयोग, इसका उपयोग जो है जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किया जाता है। और दूसरा कि सोडियम कार्बोनेट का जो उपयोग है वो कांच, साबुन आदि उद्योगों में किया जाता है। ये तो आपका रहा धोने के सोडे का उपयोग। ठीक है, अब हम देखने वाले यहाँ पे विरंजक चूड़ का उपयोग। विरंजक चूड़ का उपयोग लिखेंगे, विरंजक चूड़ का उपयोग जीवाणुनाशक के रूप में तथा जल के शुद्धिकरण में किया जाता है। ये विरंजक चूड़ का पहला उपयोग रहा। दूसरा, विरंजक चूड़ का जो उपयोग है वो हम ऑक्सीकारक के रूप में तथा चीनी को सफ़ेद करने में किया जाता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट मेरे प्यारे विद्यार्थी, यह प्रश्न आप लोगों को एकदम याद हो जाने चाहिए किसी कीमत पे। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, देखिए यह प्रश्न आपको तुम रटे हुए होने चाहिए। ये वाला जो प्रश्न आपको बता रहे हैं तो प्रश्न रट जाइए कि साबुन की सफाई प्रक्रिया को मिसेल अवधारणा के आधार पर समझाइए। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। अथवा पूछता है कि साबुन की सफाई प्रक्रिया को क्रिया विधि समझाइए। इतना ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है कि इसको आप किसी कीमत पर लिख के एकदम रख लीजिए और इसको 2-3 बार 4 बार रिवाइज करके एकदम दिमाग में फिट कर लीजिए, क्योंकि प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको परीक्षा हाल में पक्का देखने को मिलेगा। आपको हेडिंग डालेंगे उत्तर में कि साबुन की सफाई क्रिया विधि। सबसे पहले हेडिंग आप डालेंगे कि साबुन की सफाई क्रिया विधि, लिखेंगे इसमें कि साबुन के अणु श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम और पोटेशियम लवण होते हैं। साबुन का अणु 2 सिरों वाला होता है जिसे निम्न प्रकार प्रदर्शित किया जा सकता है। 2 सिरों वाला होता है। देखिए यहाँ पे जैसे आपका COO- है और सोडियम पर प्लस चार्ज है, ये 2 आप लोगों के 2 सिरे वाला होता है जिसे हम बोलते हैं आपका हाइड्रोकार्बन भाग आयनिक भाग है। ठीक है, हाइड्रोकार्बन भाग आयनिक भाग लिखा है। उसके नीचे लिखेंगे हाइड्रोकार्बन भाग जो होता है वो तेल जो कि मैल में घुलता है, जबकि आयनिक भाग जो होता है वो जल में घुलता है। जल में साबुन घोलकर
कपड़ा धोने पर साबुन के जो अणु हैं वो मिसेली संरचना तैयार करते हैं, जहां साबुन के अणु का एक सिरा तैलीय कण की ओर तथा दूसरा आयनिक सिरा बाहर की ओर होता ही है। इसमें पानी में जो इमल्सन बनता है, इसमें पानी में क्या बनता है, इमल्सन बनता है, और इस प्रकार साबुन का मिसेल मैल को पानी में घोलने में मदद करता है और हमारे कपड़े क्या हो जाते हैं, साफ हो जाते हैं। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आप लोगों का मॉडल पेपर में भी एक क्वेश्चन दिया था और वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। देखिए अगला प्रश्न भी आप लोगों का मॉडल पेपर में दिया था कि ये प्रश्न जाके मिला सकते हैं। मॉडल पेपर का ये प्रश्न है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इसे तैयार करके आपको जाना है कि मेंडलीफ का आवर्त नियम तथा आधुनिक आवर्त नियम समझाइए और मेंडलीफ की आवर्त सारणी के किन्हीं दो दोषों को स्पष्ट कीजिए। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो देखिए इसको आपको किसी कीमत पे मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपसे निवेदन है कि इस वीडियो में जितना क्वेश्चन बता रहा हूँ, अगर नंबर अच्छा मार्क्स लाना चाहते हैं तो इन प्रश्नों को पूरा तैयार करके ही आपको बोर्ड एग्जाम में पहुँचना है। चलिए सबसे पहले हेडिंग डालेंगे मेंडलीफ की मूल आवर्त सारणी। मेंडलीफ की मूल आवर्त सारणी लिखेंगे इसमें कि इसके अनुसार तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। अर्थात तत्वों को उनके बढ़ते परमाणु भारों के क्रम में रखा गया है, मतलब कि उनके परमाणु भारों के क्रम में रखा, मतलब व्यवस्थित करने पर एक निश्चित समयांतराल पर गुणों की पुनरावृत्ति होती है। ठीक है, ये तो मेंडलीफ की मूल आवर्त सारणी की कंडीशन रहा। अब आधुनिक आवर्त सारणी क्या कहता है उसको देखेंगे। तो देखिए लिखेंगे आधुनिक आवर्त सारणी में कि हेनरी मोजले ने सन 1913 में परमाणु क्रमांक की खोज करने के पश्चात यह सिद्ध किया कि परमाणु का जो आधारभूत गुण होता है वो परमाणु क्रमांक है, न कि परमाणु भार। और इस आधार पर उसने एक नया संशोधित नियम दिया जिसे हम बोलते हैं क्या, आधुनिक आवर्त नियम कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, आधुनिक आवर्त नियम कहते हैं। इसके बाद हमसे प्रश्न में ये भी चीज़ दिया था, यह चीज़ कि मेंडलीफ की मूल आवर्त सारणी के दोष पूछा था ना कि दोष स्पष्ट कीजिए मूल मेंडलीफ की मूल आवर्त सारणी का। तो लिखेंगे देखिए कौन कौन सा दोष रहा। पहला, असमान गुण वाले तत्वों को एक ही समूह में रखना। दूसरा, समान गुण वाले तत्वों को भिन्न भिन्न समूहों में रखना। और तीसरा कि भारी तत्वों को हल्के तत्वों से पहले रखना। ठीक है, तो ये मेंडलीफ की मूल आवर्त सारणी के दोष था जो कि हमने आप लोगों को बताया और इसे आप लोग नोट कर लीजिए जल्दी से। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा भी इग्नोर नहीं इन क्वेश्चनों को करना, पूरा तैयार करके ही आपको बोर्ड एग्जाम में पहुंचना है। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगला जो प्रश्न है वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि परिवार नियोजन से आप क्या समझते हैं, छोटे परिवार के महत्व को समझाइए। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि परिवार नियोजन से आप क्या समझते हैं और छोटे परिवार के महत्व को समझाइए। प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर का पेपर में पूछा गया प्रश्न 2020 में। तैयार करके आपको जाना है कि परिवार कल्याण हेतु बच्चों की संख्या सीमित कर परिवार को नियोजित करने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, परिवार नियोजन कहते हैं। यदि परिवार में बच्चों की संख्या सीमित होगी तो वह परिवार अधिक सुखी जीवन तथा अच्छा रहन सहन रख सकेगा। देखिए परिवार नियोजन का मतलब होता है कि बच्चों की संख्या पर नियंत्रित करना। अगर आपके घर में दो बच्चे रहेंगे तो आप उसको आसान से व्यवस्था दे पाएंगे और अच्छी सारी सुविधाएं दे पाएंगे। ज़्यादा बच्चे होंगे तो आप किसी को हैंडल नहीं कर पाएंगे, ना अच्छी सुविधाएं दे पाएंगे। तो इसलिए कह रहा है कि परिवार कल्याण है तो बच्चों की संख्या सीमित कर परिवार को नियोजित करने की प्रक्रिया को परिवार नियोजन कहते हैं। यदि परिवार में बच्चों की संख्या सीमित होगी तो वह परिवार अधिक सुखी जीवन और अच्छा रहन सहन रख पाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा परिवार नियोजन से। अगला जो है कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि जनसंख्या नियंत्रित करने के लिए इसकी विभिन्न विधियों का वर्णन कीजिए। प्रश्न बहुत बार एग्जाम में आता है, पूछता है डायरेक्ट कि जनसंख्या नियंत्रित करने के लिए इसकी विभिन्न विधियों का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो देखिए उत्तर में हम लोग लिखेंगे कि किसी क्षेत्र विशेष में जनसंख्या का उस स्थिति तक बढ़ जाना कि उस क्षेत्र में उपलब्ध खाद्य सामग्री व जल तथा अन्य प्राकृतिक संसाधन उस जनसंख्या के लिए अपर्याप्त हो जाए, जनसंख्या विस्फोट कहलाता है। कह रहा है कि जनसंख्या इतनी जनसंख्या बढ़ जाना है कि उसी क्षेत्र में आपका खाद्य पदार्थ, जल, प्राकृतिक संसाधन जनसंख्या से क्या हो जाए, अपर्याप्त हो जाए। मतलब इतनी ज़्यादा जनसंख्या हो जाए कि इन सभी की पूर्ति उनको पूरा ना कर पाए। ठीक है, उसे हम बोलते हैं जनसंख्या विस्फोट। देखिए पहला, अपर्याप्त भोजन, कुपोषण आदि के कारण बच्चों की मृत्यु दर बढ़ना और दुर्बल संतति उत्पन्न होना। ठीक है, यह कारण होता है इसका। दूसरा, अपर्याप्त आवासों के कारण गंदे स्थानों पर रहना जिससे अनेक बीमारियां फैलती हैं। ज़्यादा जनसंख्या बढ़ेगी तो यही होगा भाई। अपर्याप्त वस्त्रों तथा साधनों के कारण विषम परिस्थितियां, भीषण गर्मी व सर्दी में अकाल मृत्यु हो जाना। ठीक है, फिर चौथा है कि अपर्याप्त रोजगार के अवसरों के कारण बेरोजगारी जो
मानसिक तनाव व अपराधों को बढ़ावा देती है। चलिए अब हम देखेंगे अगली हेडिंग इसमें कि जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिए निम्नलिखित बचाव क्या है। तो हेडिंग आपकी रहेगी उसी में कि जनसंख्या वृद्धि को रोकने के निम्नलिखित बचाव क्या क्या है। तो पहला है कि शिक्षा की सुविधाओं को अत्यधिक विस्तार होना चाहिए। दूसरा, प्रति परिवार बच्चों की संख्या निर्धारित की जानी चाहिए, ठीक है। और तीसरा है जो कि वह है विवाह की आयु स्त्रियों के लिए कम से कम तो आपका 21 वर्ष तथा पुरुषों के लिए कम से कम 25 वर्ष होनी चाहिए। इसके बाद चौथा है कि गर्भपात्र को ऐच्छिक एवं सुविधापूर्ण बनाया जाना चाहिए। इसके बाद पांचवा जो है वह है कि परिवार कल्याण कार्यक्रमों को अधिक जो प्रभावी बनाना चाहिए, ठीक है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगला जो क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसको किसी कीमत पे आपको तैयार करके जाना है। वो है कि निषेचन क्या है, बाह्य एवं आंतरिक निषेचन में अंतर बताइए। बहुत बार एग्जाम में प्रश्न आ चुका है और पूछेगा भी आगे चल के आप लोगों को कि निषेचन क्या है, बाह्य एवं आंतरिक निषेचन में अंतर बताइए। तो लिखेंगे कि युग्मकों मतलब एक नर और एक मादा के संलयन को निषेचन कहते हैं। जब निषेचन मादा जंतु के शरीर के बाहर होता है तो इसे बाह्य निषेचन कहते हैं, और इसके विपरीत यदि निषेचन मादा जंतु के शरीर के अंदर होता है तो इसे हम क्या कहते हैं, आंतरिक निषेचन कहते हैं। तो निषेचन आपको समझ में आ गया होगा, बाह्य एवं आंतरिक निषेचन भी आपको क्लियर हो गया होगा। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला जो प्रश्न है वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको अभी आपको तैयार करके ही आपको जाना है। क्या है कि जीन किसे कहते हैं। देखिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि जीन किसे कहते हैं। संक्षिप्त टिप्पणी आपको लिखना है जीन में। लिखेंगे कि देखिए सभी जीवों में आनुवंशिक लक्षणों का नियंत्रण एवं संचरण आनुवंशिक इकाइयों द्वारा होता है। मेंडल ने इन इकाइयों को कारक कहा था, अतः जॉनसन ने इसके लिए जीन शब्द का प्रयोग किया। जॉनसन शब्द ने इसके लिए किसका प्रयोग किया, जीन शब्द का प्रयोग किया। अगली हेडिंग आप लोग की रहेगी इसी में जीन की विशेषताएं, कि जीन की क्या विशेषताएं। तो पहला जीन की विशेषताएं क्या कि जीन जो है गुणसूत्र के क्रोमोनिमा पर माला के मोतियों के समान रैखिक क्रम में लगी रचनाएं हैं जो आनुवंशिक लक्षणों को क्या करता है, नियंत्रण करती है। इसके बाद दूसरा जो इसकी विशेषता है वह है कि जीन संचरण की इकाई है जो जनक से संतानों में क्या होती है, पहुंचती है। तीसरा विशेषता इसका है कि जीन उत्परिवर्तन की इकाई है जिनकी संरचना में परिवर्तन होता रहता है, ठीक है। इसके बाद चौथा देखिए वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है विशेषता इसकी कि जीन कायकी की इकाई है और यह जीवों के विभिन्न लक्षणों का नियंत्रण करती है। और पांचवा जो जीन की विशेषता है कि जीन डीएनए का वह भाग है जिसमें एक प्रोटीन या पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के संश्लेषण की सूचना देता है, ठीक है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था कि जीन किससे कहते हैं, उसकी विशेषता क्या है। तो आप इसको आराम से नोट करके और 2022 बोर्ड एग्जाम के लिए इसको तैयार करके ही आप बोर्ड एग्जाम में पहुंचिएगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट था। अगला प्रश्न देखिए वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्या है कि मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए किस पौधे को चुना और इस पौधे को चुनने के कारण बताइए। छोटा सा प्रश्न 2 नंबर के लिए पूछा जाता है आपके एग्जाम में, लेकिन पूछता है, ठीक है। यहाँ से प्रश्न फिक्स होता है कि मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए किस पौधे को चुना और इस पौधे को चुनने के लिए कारण बताइए। तो लिखेंगे हम लोग उत्तर में कि मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे को चुना क्योंकि पहला कारण यह था कि मटर कम समय में ही उगने वाला पौधा है जिसे आसानी से उगाया जा सकता है तथा इसमें स्वपरागण के फलस्वरूप अनेक बीज बनाने की समान क्षमता भी होती है, ठीक है। चलिए दूसरा कारण था इसको चुनने का कि मटर में विभिन्न विभिन्न लक्षणों वाली प्रजातियां सरलता से मिल जाती हैं तथा यह विभिन्न पर्यावरणीय परिस्थितियों में भी समान प्रजनन क्षमता रखती है। तो इन दोनों कारणों के आधार पर मेंडल ने मटर के पौधों को चुना, ठीक है। चलिए आई होप आपको ये प्रश्न क्लियर हो गया होगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट ये प्रश्न था मेरे प्यारे विद्यार्थियों। चलिए तो ये प्रश्न क्लियर हो गया। देखिए जितना प्रश्न आपको बता रहा हूँ ना, सभी प्रश्न आप लोगों के क्या हो जाने चाहिए, बिल्कुल तैयार हो जाने चाहिए बोर्ड एग्जाम 2022 के लिए, ठीक है। पेपर के पहले इन प्रश्नों को आपको एक बार तैयार करके ये जाना है। जैसे कि आप देखें हैं कि हमारे पास पेपर था 2020 का, 2017 का, उससे मैं आप लोगों को मिला के प्रश्न आपको कराया हूँ कि देखे है ना कि उसमें भी पूछा था तो इसमें भी पूछा जाएगा। तो इसी प्रकार इन प्रश्नों को तैयार करके आप बोर्ड एग्जाम में पहुंचिए, बहुत ही अच्छा मार्क्स से अचीव करके आएंगे मेरे प्यारे विद्यार्थी, मेरा वादा है, ठीक है। तो वीडियो आपको कैसी लगी बताइए। वीडियो अगर अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कीजिएगा, चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। मिलेंगे एक प्यारे से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।